करते हैं अपने प्रोग्राम में कोविड-19 के हवाले से। कोविड-19 के केसेस जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो है उसमें नरमी कर दी गई है और हालात जो हैं वो दिन ब दिन खराब होते हमें दिखाई दे रहे हैं। ईद की वजह से जो है बाज़ारात भी जो है वो ओपन किए गए थे और अभी भी हम देख रहे हैं मार्केट्स वगैरह जो हैं वो खुली भी हैं। एसओपीज़ पर जो है कुछ लोग अमल दरामद कर भी रहे हैं, कुछ लोग अमल दरामद नहीं भी कर रहे, लेकिन केसेस जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या वजूहात हैं, इन पर भी बात करेंगे और रिसेंटली एक बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है, पीआईए तैयारा हादसा के उसकी तहकीकात और इस हवाले से हमें पॉइंट जो है साहब जो है कैप्टन, उनसे हम बात करेंगे कि क्या वजह है, क्यों ये इस तरह से जो हम देखते हैं पीआईए के हमने देखा है बहुत सारे जो हैं वो इस तरह के हादसे जो हैं वो पहले भी रोनुमा हो चुके हैं और अब भी रोनुमा होते चले आ रहे हैं। क्या मतलब इस हवाले से कोई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए कि इस तरह से हादसे से जो है वो महफूज रखा जा सके, आवाम को भी और जहाज़ को भी और मतलब इतना कीमती असासा हमारी दुनिया का जो है वो उसको हम किस तरह से टैकल करें, क्या इस तरह की एहतियाती तदाबीर हमें अपनानी चाहिए इस हवाले से। इन तमाम तरह इश्यूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपने हमें जॉइन किया है। सर जैसे कि मैंने बात की कोविड-19 के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले तैयारा हादसे के अफ़सोसनाक वाक़ये के हवाले से हम बात कर लेते हैं। इस तमाम हाल पे क्या कहना चाहेंगे सर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे लाइन पे लिया। ये तैयारा हादसा के बारे में कुछ कहने से पहले मैं समझता हूँ दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो समझ लेनी चाहिए। मैं खुद नेवी में फ्लाई रह चुका हूँ, हेलीकॉप्टर और फिक्स विंग में फ्लाई कर चुका हूँ। तो ये जब भी इस किस्म का कोई हादसा होता है तो ज़रूरी ये है कि उस पर कयास आराइयाँ ना की जाए, इंतज़ार किया जाए कि उसका जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके नतायज सामने आए, फिर उस पर कोई बात करें। बहरहाल अभी जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से मैं आपको चंद मोटी मोटी चीज़ें बता दूंगा। ये जब भी हादसा होता है कहीं ना कहीं गलती का इम्कान होता है, तभी कोई हादसा पेश होता है। अब चूंकि ये कमर्शियल एयरक्राफ्ट है, इसलिए जिस कंपनी के ये मैन्युफैक्चर है, जिस कंपनी ने ये जहाज बनाया, उनकी रेपुटेशन भी एट स्टेक है। जो लोग उसको फ्लाई कर रहे हैं उनकी रेपुटेशन भी एट स्टेक है और जो इन्वेस्टिगेशन लोग कर रहे हैं उनके लिए भी जिम्मेदारी है कि वो सही चीज़ निकालें। तो ये तमाम चीज़ें मिलके जब रिपोर्ट सामने आएगी तब पता चलेगा कि एक्चुअल अंदर जहाज में क्या हुआ। अभी तक जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल ये है कि जहाज जब आ रहा था लैंडिंग के लिए, उस पहली जो अभी जो कम्युनिकेशन अवेलेबल है एयर ट्रैफिक के साथ जो मैंने सुनी है, उससे ये पता चलता है कि जहाज अपनी हाइट से ज़्यादा था और उसकी जो अप्रोच थी उसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उनको कहा कि थोड़ा इसको एडजस्ट करें, लेकिन उन्होंने अपने उसी हिसाब से पायलट के जवाब दिया कि नहीं मैं आ रहा हूँ, आई एम कंफर्टेबल और आई एम गोइंग टू लैंड। तो वो उसके साथ आते रहे, लेकिन जो जो चीज़ें सामने नजर आई उससे अंदाजा होता है कि जहाज आया है पहली दफ़ा लैंडिंग के लिए, स्पीड ज़्यादा थी, हाफ रनवे पे जाके टच डाउन किया बगैर लैंडिंग गियर के और इंजन पर उसका निशानात मौजूद है। उसके बाद आगे जगह कम थी तो जहाज के पायलट ने फिर से पावर दी जहाज को और जहाज को उठा लिया और कहा उसको एयर ट्रैफिक को कि मैं दोबारा चक्कर लगा के लैंडिंग के लिए आता हूँ। अब जब दोबारा चक्कर लगा के लिए लैंडिंग के लिए आया तब जो चीज़ें सामने आई उससे लगता ये है कि चूंकि जहाज के इंजन ऑलरेडी डैमेज हो चुके थे, इसलिए जब वो फाइनल्स पर आया लैंडिंग के लिए 1 मिनट 1.5 मिनट का फासला था रनवे से, तो इंजन फेल हो गए और जहाज सीधा जमीन पे नीचे आया। कहा जा रहा था कि पायलट को कहा गया था कि मतलब नीचे बिल्कुल उतार लिया था उसने और जिसकी वजह से इंजन जो है वो रगड़ खा चुका था, जिसकी वजह से फिर पायलट ने जो है वो पता नहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था या घबरा गया था या समझ में नहीं आया, तो उसने दोबारा कहते हैं कि ऊपर को उड़ान भरी, तो जिसकी वजह से ये हादसा जो है वो पेश आया। देखिए ये अगेन मैंने कहा
आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी गेस कि क्या हुआ, बट जो हम हकायक सामने हम उन पर बात कर रहे हैं कि जिससे ये लगता ही यही है कि जब पहली दफा लैंडिंग के लिए आया तो लैंडिंग गियर नीचे नहीं थे और इसीलिए इंजन जो है वो रनवे के साथ टकराए हैं और दोनों इंजन पर उनके निशानात मौजूद है। तो इस की वजह से ऑलरेडी इंजन में डैमेज होने के चांसेस काफी ब्राइट हो गए थे। तो जब आगे, चूंकि रनवे के आगे जाके उन्होंने लैंड किया था, आगे जगह भी नहीं थी और आगे जाने की, तो इसलिए उसने पायलट ने मुनासिब समझा। एट दैट टाइम आप अंदाजा लगाइए एक कितनी तेजी से चीजें हो रही हैं और वो एक इंसान बैठा हुआ है, ही इज टू मेक डिसीजंस इन क्विक टाइम। तो उसने वो बेहतर ही समझा कि जी मैं दोबारा आगे लैंड करूं तो बेहतर रहेगा, तो उसने जहाज उठा लिया एंड उठा के दोबारा एटीसी से जो जो कम्युनिकेशन है जो मैंने अभी सुनी है उसके तहत उन्होंने कहा कि जी आई विल गो अराउंड एंड कम अगेन। तो उसने उसको फिर एटीसी ने उसको हिदायत इशू की, आप फलानी हेडिंग पे जाइए, वहां से घूम के ऐसे आइएगा। इन्होंने उसको एक्नॉलेज किया और जब वो दोबारा वहां से घूमने लगे थे, लेकिन उससे पहले इंजन जो थे उन्होंने पावर की कम हो गई और वो जो बुलंदी दी गई थी एयर ट्रैफिक की 3000 फुट की, वो 3000 फुट मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, 2000 पर आ गया और फिर उससे भी 1800 पे आ गया। तो जब उसने फिर ये देखा कि अब मैं हाइट मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर उसने बजाय पूरा लंबा चक्कर काटने के लिए शॉर्टकट टर्न मारा ताकि जल्दी मैं रनवे की तरफ जाके जो भी मुमकिन हो सकता था एट दैट स्टेज नेचुरली उसको अपनी जितनी भी प्रोफेशनलिज्म थी उसको दिखाते हुए कि जल्द अज जल्द मैं लैंड कर जाऊं। तो सामने रनवे के आ चुके थे, थोड़ा सा फासला रह गया था, लेकिन उस वक्त इंजन दोनों इंजन फेल हो गए और जो आगे के मूवमेंट था जहाज का वो खत्म हो गया और वो फिर वर्टिकली नीचे आके गिर गया। तो इसलिए अभी तक सिचुएशन यही है, अंदर ब्लैक बॉक्स है, एयर ट्रैफिक की जो कम्युनिकेशन है और सारी चीजें मौजूद है, उन पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसका तयन किया जाएगा कि किस स्टेज पे कहां पर गलती हुई। तमाम तहकीकात करने के लिए फ्रांस से भी स्पेशल टीम मंगवाई गई है। इस तमाम तर सूरत हाल पर जो है वो तहकीकात करेगी, फिर वजह सामने आएगी कि आखिर क्या थी, गलती किसकी थी, क्या असल बेसिक वजह क्या बनी इसकी। मेरा ख्याल है बेहतर ये होगा कि उसको इंतजार किया जाए और रिपोर्ट आ जाए तो उसके बाद सही उस पर आप उसका नतीजा निकाल सकेंगे कि गलती किसकी थी। सर हमने देखा है कि बहुत सारे तैयारा हादसे जो हैं वो होते रहते हैं और हमने देखा पीआईए के भी जो हैं एटीआर तैयारे या इसके अलावा भी जो हैं माजी की अगर बात की जाए तो माजी में भी इस तरह के अगर बात की जाए जुनेद जमशेद का जो है चित्राल से इस्लामाबाद की तरफ जो आ रहा था हादसा, वो भी बहुत बड़ा इंसिडेंट था जिसमें जुनेद जमशेद साहब जो है वो शहीद भी हो गए थे। वो भी इतना ज्यादा टाइम नहीं गुजरा उसको भी, लेकिन ये कि साल अरसा बीत गया है, 2-3 साल का हो गए हैं। तो क्या वजह है, मतलब हम देखते हैं क्या, मतलब जब तैयारे वगैरह जो हैं वो उड़ान भरने के लिए उड़ रहे होते हैं तो मतलब उनमें क्या चेक इन बैलेंस नहीं होता? इतने सारे लोगों को आप लेकर हवा में ट्रैवल कर रहे होते हो, तो क्या इस तरह से कोई चेक इन बैलेंस नहीं होता और इतना इजीली आप इतने लोगों की जाने लेकर हवा में परवाज करने के लिए उड़ जाते हो? पायलट जो होते हैं क्या उनको प्रॉपर चेक नहीं किया जाता कि वो मेंटली और फिजिकली फिट है नहीं है? इस तरह की क्या सिचुएशन सर नहीं होती या होती होगी, क्या वजह होती है? नहीं, आप कई सवाल है, एक नहीं, मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। पहली बात ये है कि जब भी जहाज फ्लाइंग के लिए निकाला जाता है तो उसके तमाम तर चेक्स और पूरे किए जाते हैं, सर्टिफिकेशन दी जाती है। मैं चूंकि खुद रह चुका हूँ एविएटर में, काम कर चुका हूँ, हेलीकॉप्टर में भी, फिक्स में भी फ्लाइंग कर चुके हैं। तो ये चीजें समझना चाहिए कि जो जा रहा शख्स उसकी भी जान खतरे में, वो कोई ऐसी चीज नहीं करेगा, ऐसी चीज नहीं छोड़ देगा जिसमें कोई शक और कोई अभाव रह जाए। तो ये कहना कि बैलेंस नहीं होता है, ये चेक नहीं होता, ये गलत है। सारी चीजें जो है वो चेक एंड बैलेंस के बावजूद होती है। जहाज जब निकाला था रनवे पे लाया तो सारी चीजें उनकी ग्राउंड इंजीनियरिंग वो चेक करते हैं। फिर पायलट खुद जब आते हैं वो अपना फिजिकल चेक करते हैं, सारा कुछ करने के बाद फिर वो जहाज में बैठते हैं। वो एक बात होगी। दूसरी बात ये पायलट की अपनी क्वालिफिकेशन और उनकी अपनी जो सलाहियत है उसकी भी
वक्त पर जो पीरियोडिकल चेक्स है वो होते रहते हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है उनको चेक करती है और चेक करने के बाद जो फिट होते हैं तो आगे जाते हैं। तो इसलिए इस एरिया में कोई फैसला के बजाय बेहतर ये रिपोर्ट आए, बिकॉज अगर ये चीज तय होती कि जब जहाज में खराबी हुई थी और उन्होंने ये चीज चेक नहीं की थी तो फिर आप इस चीज को कह सकते हैं कि जी क्यों जहाज निकाल के ले गए जब जहाज में कोई खराबी थी। तो अभी तक इस में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो एज ए फ्लायर आई कैन से विद कॉन्फिडेंस कि जब भी जहाज चाहे हो या हेलीकॉप्टर हो, जब भी फ्लाइंग के लिए लेके आते हैं तो वो हर लिहाज से उसको चेक करते हैं इससे पहले कि उसको फ्लाइंग के लिए इजाजत मिले। उसी तरीके से जो क्रू है उसकी भी तमाम क्वालिफिकेशन चेक करने के बाद जब फिट होता है, मेडिकली फिट होता है, सारी चीजें सही थी, तब वो फ्लाइंग के लिए जाता है। लेकिन हादसा भी होते हैं, यहाँ भी दुनिया भर में होते रहते हैं, तो उन हादसा की फिर वजूहत जब निकाली जाती है, कभी कोई वेदर की वजह से खराबी आती है, कभी कोई बर्ड हिट हो गई, बर्ड हिट की वजह से गिर जाती है, कभी कुछ, तो वो भी तमाम पर जो उसके अनासर है वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाते हैं। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा सर, कोविड-19 के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं। कोविड-19 जो है वो काफी हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा जो है वो फैलता चला जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो हम इस पे बात करेंगे कि क्या वजह है लोग एसओपीज पर अमल नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर जो है वो परेशान है, कहते हैं कि लोग जो है वो एसओपीज पर अमल नहीं कर रहे, इस वजह से जो है केसेस की तादाद बढ़ती चली जा रही है। आप क्या कहेंगे? आप इस बात से इत्तेफाक करते? देखिए, ये जो वायरस का जो शुरुआत हुई है, थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता दूं। कुछ 100 साल पहले भी इस तरह का पेंडेमिक हुआ था जब ये नया इन्फ्लुएंजा शुरू हुआ था, और उस सब भी ये बहुत ज़्यादा तादाद में अमवात हुई थी और काफ़ी पैनिक क्रिएट हुआ था। लेकिन उसके बाद उसकी मेडिसिन भी आ गई और फिर दुनिया ने उस मर्ज के साथ जीना सीख लिया। वो मर्ज के साथ कंट्रोल करके अभी अब उस सब इन्फ्लुएंजा जो था वो किलर था, अब वो किलर नहीं है, दवा लाभ लेते हैं ठीक हो जाते हैं, लेकिन आपके साथ अभी भी मौजूद है। तो जितने भी अमराज दुनिया में आए हैं तकरीबन जिन्होंने एक पेंडेमिक क्रिएट किया, वो आहिस्ता आहिस्ता काबू में आ गए और आने के बाद आपने उनके साथ रहना शुरू कर दिया, उनका इलाज मिल गया और उनके साथ बाकी लाइफ नॉर्मल पे आ गई। तो उसी तरीके से कोविड-19 के हवाले से ये नया वायरस है, इसके बारे में अभी ज़्यादा तफसील अवेलेबल नहीं है डॉक्टर्स के पास। जो तजुर्बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसकी वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो इस दौरान जो बीमार हो रहा है उसके तमाम जो सिम्टम्स हैं उनको एनालाइज किया जाता है और करने के बाद फिर उसके मुताबिक उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ताकि वो इसमें से निकल जाए। अभी भी जो लोग बहुत सारे हैं, एक कसीर तादाद है लोगों की जो उस बीमारी के बाद सही सलामत बच के निकल आए, एक कसीर तादाद जो बच नहीं सके, और बहुत सारे इन्फेक्टेड भी मौजूद बैठे हैं। तो लेकिन जरूरी ये बात समझने की है कि इस हर मर्ज के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर आपके लिए जरूरी है, और अगर हम उन पर अमल दरामद करेंगे तो आपको उससे बचत होगी। कुछ फिजिकल है, कुछ केमिकल है जो दवा के सूरत में आती है। पहला काम तो ये कि हम जो फिजिकल एहतियात है वो करें ताकि ये फैलने से रुके। जो गवर्नमेंट ने जो एसओपी बनाई है उसको फॉलो करें, उसके मुताबिक डिस्टेंस मेंटेन करें, उसके मुताबिक मास्क पहने, और जो भी आपके जो दीगर काम है वो करें ताकि आप अपनी प्रोटेक्शन हो। मेन चीज समझने की हमारे लिए आपके इस प्रोग्राम के हवाले से बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट से ज़्यादा हम लोग खुद इस चीज़ को ख्याल रखें कि हमारे घर में बच्चे हैं, बेगम है, अम्मा है, पापा है, वो सबके साथ आपके एक छोटी सी गलती के बिना पर सबके साथ इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को बड़े गौर से सुने, समझें, जो एसओपी बताई गई है उन पर अमल करें ताकि आप इससे बच सकें और आपकी नॉर्मल ज़िंदगी भी चलती रहे। जब तक के कोई इसकी वैक्सीन निकल के नहीं आती, आनी शुरू हो गई है, कुछ और टाइम लगेगा। आफ्टर मे बी अगर 6 महीने, 3 महीने, 6 महीने के
ये इसके असरात कम से कम होते जाएंगे, लोग जो है एहतियात करेंगे, वो वैक्सीन लगना शुरू हो जाएंगी, तो फिर वो लोग जो है वो एसओपीज पर अमल कर रहे नहीं कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि लोग एसओपीज पर अमल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो है केसेस जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम सर्वे की बात करें तो अगर रिसेंटली बात करें, ईद से पहले जो मॉल्स वगैरह खुल गए थे, बाजार वगैरह, तो वहां पर भी कहा जा रहा था कि एसओपीज पर अमल करें। दुकानदार भी बार बार ग्राहकों को बोल रहे थे आप एसओपीज पर अमल करें, लेकिन हमें कोई भी जो है एसओपीज पर अमल करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लोग तो इवन ये भी कह रहे थे कि कोई कोरोना वोरोना नहीं है। इस पर आप क्या करेंगे? लोग तो मानने को पहले बहुत खौफो हिरास का शिकार थे, लेकिन अब जो है लोग कहते हैं कि कोई कोरोना वोरोना नहीं है, लेकिन दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या वजह है, क्यों लोग इस तरह से सोच रहे हैं? क्या तंग आ गए हैं या स्ट्रेस का शिकार हैं या परेशान हो गए हैं? आपने बहुत सही चीज की निशानदेही की। मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी है कि लोगों को ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या एक तासुर दिया जा रहा है कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई खास तरीके की एक स्ट्रेटजी अपनाई गई है जिसके तहत एक खौफ और हिरास फैलाया गया है, जिसके तहत कुछ और दूसरे मकासद हासिल कर सके। सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया पे बड़े रूमर्स भी देख रहे थे कि ये कोई ऐसा जानबूझ के वायरस लाया गया है, ये चीज है। आपको तो पता है सोशल मीडिया तो आप भी यूज करते हैं, तो उस पर जिस तरह के रूमर्स फैल रहे थे, इस पर भी क्या कहेंगे आप? देखिए, सोशल मीडिया तो आजकल बहुत ही वाइब्रेंट हो गया है। टीवी के अलावा जो सोशल मीडिया एक नई चीज है जो जिसके जरिए कोई चीज भी आप अगर फैलाना चाहें सोसाइटी में तो बड़ी जल्दी से फैल जाती है, लाइक जंगल फायर, वो फैल जाएगी। तो सोशल मीडिया को भी एहसास जिम्मेदारी के साथ ये काम करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि आप ये समझे कि ये बीमारी नहीं है, ये एक बीमारी है। इस बीमारी को तस्लीम करें और इस बीमारी के जो उसकी एहतियाती तदाबीर है वो करें, जब तक कोई मेडिसिन इसकी दरियाफ्त नहीं होती। जब तक मेडिसिन दरियाफ्त नहीं होती तो आपके पास सिर्फ यही एक है कि इस बात को यकीन से समझें और इसके मुताबिक अमल करें जो कि आपसे बताया जा रहा है, ताकि आपको वो बीमारी ना लगे। क्योंकि एक दफ़ा अगर आप उससे मुतासिर हो गए तो न सिर्फ आप बल्कि बाकी आपके जो दूसरे लवाकिन हैं, जो घर वाले हैं, वो सब परेशान होंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि इसको आप डिस्कार्ड कर दें कि नहीं ऐसा कोई नहीं, सब झूठ बोल रहे हैं, कोई नहीं। अभी मेरे जानने वालों में बहुत सारे हैं जो अभी बीमार है। कल मेरा एक कज़न है, उसको नाजिबाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया, वो उसकी हालत ख़राब हुई थी, वो इसी मर्ज में है। और मेरे एक दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ, कुछ इंग्लैंड में मेरे दोस्त हैं, एक उनको हुआ। तो ये कोई ना कोई मर्ज है जिसको आपको अगर कि एहतराम करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा और उसके मुताबिक अपनी एहतियात बरतनी पड़ेगी ताकि आप इससे महफूज रहें। सही। सर, लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी आवाम को भी, आला ओहदेदारान को भी, एज ए सीनियर एनालिस्ट के किस तरह से जो है हम इन प्रिकॉशंस को यूज करें और इनसे बचें? क्योंकि हमारे साथ हमारी फैमिली मेंबर्स भी जो है वो जुड़े हुए हैं। अगर कोई बंदा बाहर निकलता है और खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, उसको कोई वायरस अटैक कर देता है इस तरह का कोरोना से रिलेटेड, तो फिर वो किस तरह से अपने आप को महफूज करे और मतलब किस तरह से जो है, क्योंकि ये वायरस इतनी तेजी से फैलता है कि आपको भी पता ही है, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही इसको समिंग अप करने के लिए कि जो बीमारी है उस बीमारी से बचने की जो तरकीब अभी बताई जा रही है, जो एहतियात बताई जा रही है, उस पर अमल दरामद करें। लेकिन साथ साथ आपकी रोजमर्रा की जिंदगी जो है उसको रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि इस अरसे में जो रोक टोक, जो लॉकडाउन किया गया, उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म हुई, लोगों का जो रोजगार है वो मुतासर हुआ, खास करके डेली वेजेस के लोग बेचारे बहुत परेशान हुए। तो अब बेहतर यही है कि ये चीज़ों को समझते बूझते हुए एहतियात के साथ अपना काम करें। जिनकी दुकानें हैं वो दुकान पे जाए, दुकान खोल के बैठ के अपना बिजनेस करें। जिनके दूसरे काम हैं उनको उन कामों पे जाए, लेकिन उन कामों के साथ साथ अपना एहतियाती तदाबीर करते रहे ताकि आप भी बचे रहे और आपका काम भी चलता रहे। मैंने कहा ना, अब ये आपको इस मर्ज के साथ जैसे बाकी अमराज दुनिया में आए हैं और ख़त्म नहीं हो गए, अभी भी है, टीबी भी है और कैंसर भी है और हार्ट अटैक भी है, सारी चीज़ें, लेकिन दुनिया की ज़िंदगी जो है चल रही है। उसके साथ साथ
तो ये हमको आवाम को ये समझना होगा कि इस बीमारी के साथ भी आपको एक समझौता करके चलना पड़ेगा और जो उसकी एहतियाती तदाबीर है उनको करते रहे ताकि आपका अपना मीशत का पहिया जो है चलता रहे और आपकी बाकी जो जिंदगी है वो एक पुराने पैटर्न के हिसाब से चल सके। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत बात, और इसी खूबसूरत बात के साथ आपका बेहद शुक्रिया और प्रोग्राम जो है अपने अख्ताम को पहुंचाए। हमें इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया।